नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भारतीय संविधान का भाग 5 जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक को सम्मिलित किया गया है का अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में भी हमने भारतीय संविधान के भाग 5 का अध्ययन किया है। भारतीय संविधान के भाग 5 में भारतीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। भारतीय कार्यपालिका को हम संघीय कार्यपालिका के नाम से भी जानते हैं। भारतीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के साथ ही संघ का कार्यभार देखने वाले नौकरशाही के सभी अधिकारी सम्मिलित हैं। उनका हम पाठ विशेष के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति को दो प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। पहली सामान्यकालीन शक्तियां तथा दूसरी आपातकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति को कानून निर्माण के क्षेत्र में या विधायी क्षेत्र में कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, इनको हम देख चुके हैं। इसके अलावा कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत हम राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है, ये पिछले वाले वीडियो में हमने देखा है। तथा न्यायिक क्षेत्र में राष्ट्रपति केवल 3 क्षेत्रों में क्षमादान का अधिकार रखता है और सैन्य प्रमुख तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, यह भी हम जानते हैं। इसके अलावा भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का शासन प्रमुख है, कार्यपालिका का शासन प्रमुख है और देश का पहला नागरिक है। राष्ट्रपति को आपातकालीन जो शक्तियां प्राप्त हैं उनका उल्लेख संविधान के भाग 18 में कर रखा है। और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हमने जर्मनी के संविधान से ग्रहण की हैं, जिसे जर्मन गणराज्य के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपात। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत घोषित संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन। और तीसरा है संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्तीय आपात। प्रथम जो आपातकाल है, जिसे राष्ट्रीय आपात के नाम से जाना जाता है, उसकी घोषणा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत की जाएगी। और संविधान के अनुच्छेद 352 में लिखा है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। और राष्ट्रपति ऐसे आपात की घोषणा मंत्रिमंडल के परामर्श से करेगा, अन्यथा नहीं। हमें याद रखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 फर्स्ट में केवल एक जगह मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है, अन्यथा हर जगह मंत्री परिषद शब्द का उल्लेख किया गया है। यह प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है, इसलिए इसे याद रखना बहुत जरूरी है। अब प्रश्न उठता है कि अनुच्छेद 352 की शरण में या अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपात घोषित करेगा उसके आधार क्या होंगे, उसकी शर्तें क्या होंगी, या किन किन आधारों पर ऐसी घोषणा की जा सकती है। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये 3 ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। युद्ध का अर्थ केवल छुटमुट संघर्ष नहीं, युद्ध का अर्थ है एक देश की सेना दूसरे देश की सेना पर आक्रमण कर रही हो, उसे उसकी सीमाओं में अतिक्रमण कर रही हो तो उसे युद्ध की स्थिति माना जाएगा। या जहां केवल छुटमुट संघर्ष हो उसे युद्ध नहीं कहा जाएगा।
अतः युद्ध की स्थिति जब देश में आ जाए तथा दूसरा आधार है बाह्य आक्रमण या दूसरा देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण करने लगे तो इसे बाह्य आक्रमण कहा जाएगा। तीसरा है सशस्त्र विद्रोह अर्थात देश के ऊपर कोई भी दूसरा देश हथियारों सहित विद्रोह करे तो उसे सशस्त्र विद्रोह कहा जाएगा। इन तीन आधारों पर हमारा राष्ट्रपति हमारे देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है और ऐसी घोषणा राष्ट्रपति के आदेश मात्र से 1 महीने तक लागू रहेगी। 1 महीने के अंतर्गत उसे संसद में प्रस्ताव रखना होगा और संसद को इसकी मंजूरी देनी होगी। अगर वह मंजूरी नहीं देती है तो राष्ट्रपति द्वारा घोषित ऐसा आपात निरस्त माना जाएगा। कई बार प्रश्न उठता है कि अनुच्छेद 352 का आश्रय लेकर सहारा लेकर हमारे देश का राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है। जी हाँ, 1 महीने तक तो तानाशाह बन ही सकता है, लेकिन इसके साथ एक परंतुक भी जुड़ा हुआ है कि राष्ट्रपति कोई भी कानून कोई भी आदेश बनाने और लागू करने का काम मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के परामर्श से ही कर सकता है, अन्यथा नहीं, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति को तो स्वविवेकीय शक्तियां भी प्राप्त नहीं हैं। जो शक्तियां हमारे राज्यपाल को प्राप्त हैं संविधान के अनुच्छेद 163(2) में जिनका उल्लेख है, जिनको स्वविवेकीय शक्तियां कहा जाता है, जिसमें राज्यपाल अपने विवेक से कोई भी काम कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति अपने विवेक से कोई भी काम नहीं कर सकता। इसलिए विद्यार्थियों, मेरे प्यारे अग्रजों, ये समझना जरूरी है कि राष्ट्रपति को कोई भी स्वविवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है, वह केवल और केवल रबर स्टाम्प है। दूसरी, जो बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है या 352 की घोषणा कर सकता है। बाह्य आक्रमण की स्थिति में हमारे देश में 3 बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। और तीसरा जो आधार है सशस्त्र विद्रोह, उसके आधार पर भी राष्ट्रपति 352 की घोषणा कर सकता है। एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के साथ ही आंतरिक अशांति शब्द भी जुड़ा हुआ था, जिसके आधार पर हमारे देश के अंतर्गत अनुच्छेद 352 की घोषणा की जा चुकी थी। उसको वर्तमान में संविधान से हटा दिया गया है। अतः अब आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं की जा सकती। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे हमें समझकर याद करके रखना है कि आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं हो सकती। अनुच्छेद 356 जिसका प्रयोग हमारे देश में जितने भी प्रांत या राज्य हैं उनके ऊपर किया जाता है और मंत्री परिषद के परामर्श से, मंत्रिमंडल के परामर्श से इसका प्रयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 356 का इसका जो आधार है वह है संवैधानिक तंत्र की विफलता, अर्थात किसी राज्य में शासन यदि संविधान के हिसाब से, संविधान में निहित मर्यादाओं के हिसाब से, संविधानवाद के हिसाब से नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल राष्ट्रपति को लिखित में सूचना देगा और राष्ट्रपति
उस राज्य में अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर लागू करेगा। इसी अनुच्छेद 356 को राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 356 भारतीय राजनीति में विवादों में रहा है, क्योंकि इस अनुच्छेद का केंद्र में जिस दल की सरकार रही है और अगर किसी राज्यों में उससे विरोधी दल की सरकार बनी है, तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय सरकार ने राज्यों में सरकार गिराने के लिए अपनी मनमर्जी से राज्यपालों की नियुक्ति की। क्योंकि हम जानते हैं राज्यपाल राज्यों में कई तरह की संवैधानिक और उसके द्वारा निर्धारित संविधान में जो जो कर्तव्य हैं उनका पालन तो करता ही है, साथ ही केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भी भूमिका निभाता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए काम करता है और कई राज्यों की सरकार को अस्थिर करने में राज्यपाल ने ऐसी भूमिका निभाई है। अतः एक निष्पक्ष लोकतंत्र के लिए अनुच्छेद 356 संवैधानिक व्यवस्था है और यदि इसका संविधान में निर्धारित मर्यादाओं के अनुरूप पालन किया जाता है तो यह एक श्रेष्ठ और उत्तम व्यवस्था है। पर अगर इसका दुरुपयोग होता है तो ये हमारे देश के लोकतंत्र के ऊपर एक कलंक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अंत में जो राष्ट्रपति की तीसरी आपातकालीन शक्ति है उसका नाम है वित्तीय आपात। विद्यार्थियों, कोरोना काल चल रहा है, इसमें हर घर की स्थिति वित्तीय रूप से प्रभावित है। अगर हम बड़े घरानों की बात छोड़ दें तो अलग बिंदु होगा। भारतीय जो व्यवस्था है उसमें 1% लोगों के पास संपूर्ण देश की 70% संपत्ति पर एकाधिकार है। वे 1% लोग कोरोना काल से प्रभावित हो या नहीं हो, बाकी 99% लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है। सभी की मनोवैज्ञानिक और आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। ऐसे समय में हमारे देश के ऊपर जो विकास दर -23.9 आ चुकी है, तो क्या हमें यह समझना चाहिए कि हमारे देश में वित्तीय आपात की घोषणा होनी चाहिए। तो ये संसदीय और व्यवस्थापिकाओं का प्रश्न है। हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते, पर सवाल ये है कि वित्तीय आपात की घोषणा का प्रावधान संविधान में है, फिर भी कई जगह कई सरकारों ने कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती की है। तो ये समझकर चलना चाहिए कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत दयनीय स्थिति में आ चुकी है। अतः हम सब भारतीय नागरिकों को कदम कदम पर राज्य का और हमारे देश का साथ देना होगा और इसकी अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए प्रयत्न करने होंगे। जहां जरूरी होगा हम अनुदान देंगे और सकारात्मक पहल करेंगे। हमारे देश में आज तक अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि इससे
विश्व बिरादरी में, विश्व समुदाय में देश के ऊपर कलंक लगता है और फिर हमें जो विश्व बैंक आदि वैश्विक संस्थाओं से अनुदान मिलता है, कहीं ना कहीं वह अनुदान प्रभावित होता है। अतः हम इस अनुच्छेद 360 को घोषित नहीं करना चाहते हैं और भारतीय राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह मंत्रिमंडल के परामर्श से इसको लागू कर सकें और देश के विकास को आगे बढ़ा सकें। तो विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान है, उनको हम इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। और मेरे विद्यार्थियों, आपका कर्तव्य है कि मैं जो आपको संवैधानिक और राजनीतिक जो बिंदु हैं, जो पाठ्यक्रम हैं, जो कंटेंट हैं, उनका वीडियोस के माध्यम से बार बार संप्रेषण करता रहा हूँ। आप इनको दूसरे विद्यार्थियों को अवगत कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।